हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही शानदार शासक हुआ, दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही उम्दा शासक हुआ और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपने शासनकाल के दौरान वो सब कुछ करने का प्रयास किया जो इससे पहले के सुल्तान नहीं कर पाए। तो हम आज फिरोज तुगलक के बारे में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। हम इस लेक्चर को दो वीडियो में डिवाइड करेंगे। एक वीडियो में हम इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि को जानेंगे और दूसरे वीडियो में हम इसके शासन व्यवस्था, इसके सैनिक प्रबंध, इसके विजय अभियानों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को समझने के लिए ये जो वीडियो है उसे आराम से सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। देखिए, फिरोज तुगलक जो है उसका शासनकाल रहता है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। आपको मालूम है कि जो फिरोज तुगलक है वो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और इसकी जो शासन व्यवस्था है वो 1351 से लेकर और 1388 तक चलती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम प्रारंभिक बात करें तो ये जो थे वो रज्जब और बीवी जो जेला थी उनके पुत्र होते हैं। अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये आखिर रज्जब और बीवी जो जेला थी ये कौन थे। मैंने तुम्हें प्रारंभ में बताया था गियासुद्दीन तुगलक जो था उसका ये भाई होता है। कौन होता है? रज्जब। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक जो कि प्रारंभिक शासक था किसका? तुगलक वंश का, उसका भाई होता है रज्जब और इसका पुत्र होता है फिरोज तुगलक। ठीक है, अब देखिए फिरोज तुगलक से पहले जो शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसका ये क्या लगा? उसका ये चचेरा भाई लगा। ठीक है, क्योंकि गियासुद्दीन तुगलक के पास शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए, इसका जो मूल नाम है ये कमालुद्दीन फिरोज था। जो मूल नाम था वो कमालुद्दीन फिरोज था। इसके द्वारा जो सबसे पहली उपाधि धारण की गई थी, उपाधि इसको दी गई थी, इसके शासनकाल में दी गई थी। इससे पहले जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इनको जो पद दिया था वो अमीर ए हाजिब का पद दिया था। किसका पद दिया था? अमीर ए हाजिब का पद दिया था। ठीक है, अब देखिए ये इनका जो जन्म है वो 1309 में होता है। कब होता है? 1309 में इनका जन्म हुआ था और 1351 में जाके क्या बन जाते हैं? ये शासक बन जाते हैं। लेकिन इनके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे और खासकर इतिहास और जो चिकित्सा शास्त्र है इसका इनको काफ़ी अनुभव था। ठीक है, इतिहास और चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता थे। अब देखिए आगे, इनका जो राज्याभिषेक किया जाता है। ठीक है, राज्याभिषेक कब किया जाता है? तो इनका राज्याभिषेक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है उसके 3 दिन बाद ही। ठीक है, यानी कि 20 मार्च 1351 को इनका क्या किया गया? राज्य अभिषेक किया गया। कब किया गया? 20 मार्च 1351 के दिन मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के 3 दिन बाद इनका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। डेट याद रखनी है, 20 मार्च 1351। अब देखिए, इन्होंने जो उपाधि धारण की, क्योंकि प्रत्येक शासक होता है वो कोई ना कोई उपाधि धारण करता है, तो इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? सैयद उस सलातीन की इन्होंने क्या उपाधि धारण की? उपाधि। और ये क्या था? अमीर हाजिब। इनको पद मिला था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो इनकी उपाधि थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने अपनी ओर से भी कुछ उपाधि दी। जैसे बात करें सल्तनत का अकबर। अब देखिए, सल्तनत का अकबर इनको कहा था एल्फिंटन और एलियट ने। अब दोनों ही नाम तुम्हारे सामने बिल्कुल नए हैं कि एल्फिंटन और एलियट, ये आखिर दोनों थे कौन? ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जो एल्फिंटन थे ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे ये? स्कॉटलैंड
ऑकलैंड के थे और ये भारत में आए थे और जो मुंबई के ये गवर्नर रहे थे, ठीक है, मुंबई में क्या बन के रहे थे, गवर्नर रहे थे। और जो एलियट थे ये इंग्लैंड के फेमस इतिहासकार रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या कहा था, इनको सल्तनत का अकबर कहा था। क्या कहा था, सल्तनत का अकबर कहा था। समझ में आया? अब देखिए, इनको उसके अलावा सल्तनत का जयसिंह भी कहा गया और इनको जो भवन निर्माण है उनका राजा भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भवन निर्माणों का राजा किस शासक को कहा गया है, सल्तनत का जयसिंह किस शासक को कहा गया है। तो ऐसी उपाधि कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए आपको याद रखना है प्रत्येक उपाधि को। अब देखिए, इनको दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान भी बताया गया। दिल्ली सुल्तान का क्या बताया गया, आदर्श सुल्तान भी बताया गया। और किसके द्वारा बताया जाता है, तो ये बर्नी के द्वारा बताया जाता है। किसके द्वारा बताया जाता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान किसके द्वारा बताया गया, बर्नी के द्वारा बताया गया, ठीक है, याद रखना है। जो इतिहासकार बर्नी थे उन्होंने इनको संबोधन में कहा था। अब देखिए आगे, इन्होंने क्या किया था, जो फिरोजाबाद है दिल्ली में, इन्होंने यहाँ पर नक्षत्रशाला की क्या की थी, स्थापना करवाई थी। किसकी, नक्षत्रशाला की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ताश घड़ियाल। अब ताश घड़ियाल से क्या मतलब है, ताश घड़ियाल से मतलब होता है जल घड़ी। क्या, जल घड़ी, ठीक है। अब जल घड़ी कैसी जल घड़ी, देखो आपने देखा होगा ना, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा ना कई बार, और इसमें से पानी टपकता रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जलघड़ी जरूर देखी होगी कभी ना कभी। अब देखिए, इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो लिखी है फितुआत फिरोज शाही से। किससे लिखी है, इन्होंने अपनी आत्मकथा फितुआत फिरोज शाही से लिखी है, ठीक है। इनमें इनके जीवन की पूरी स्टोरी लिखी हुई है, पूरा परिचय है। लेकिन इसमें क्या है, इनके विजय अभियान जो हैं उनका उल्लेख नहीं है, इसलिए आत्मकथा के बारे में तुमको क्या करना है, याद रखना है। देखिए, आत्मकथा क्या होती है, जो व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है। क्या लिखता है, जो व्यक्ति अपने बारे में क्या लिखता है, स्वयं लिखता है, उसको बोलते हैं क्या, आत्मकथा। क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। देखिए, इसमें आगे क्या होता है कि फिरोज तुगलक जो था वो एक निर्वाचित सुल्तान था। क्या, एक निर्वाचित सुल्तान था। क्या, क्योंकि नसरुद्दीन, चिराग दहलवी और कुछ सरदारों ने मिलकर क्या की थी, इसकी नियुक्ति की थी, ठीक है। कुछ सरदारों ने मिलकर क्या की थी, इसकी नियुक्ति की थी, जो कि एक निर्वाचन प्रक्रिया का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि जिस समय इनको शासक बनाया गया था तो उसमें नसरुद्दीन, चिराग दहलवी थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, लेकिन जो वजीर अहमद अयाज था, इन्होंने क्या किया, क्योंकि जिस समय ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ था उस समय फिरोज तुगलक कहाँ पे था, ठट्टा में था। ठट्टा कहाँ पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो वजीर था उसने क्या किया, दिल्ली की जो गद्दी होती है वहाँ पर एक शहजादे को क्या किया, नियुक्त कर दिया। लेकिन जब इस बात की जानकारी किसको मिलती है, फिरोज तुगलक को मिलती है, तो वो ये सोचता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो इसके लिए वो जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं उनकी एक मीटिंग बुलाता है, उनसे चर्चा करता है, क्या ये एक बच्चे को शासक बनाना सही है, क्या एक बच्चा दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाल पाएगा या मुझे संभालनी चाहिए, ठीक है। तो जो दिल्ली के कुछ धर्मगुरु थे, कुछ उलेमा थे, तो उन लोगों ने कहा ये क्या है, धर्म के विरुद्ध है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करता है, फिरोज ने क्या किया था, शहजादे को क्या किया, पद से हटा दिया और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब देखिए,
जब ये वहां से आया दिल्ली आया, तो जब ये दिल्ली आया तो 21 दिन का, कितने दिन का, 21 दिन का उत्सव बनाया गया, 21 दिन का उत्सव बनाया गया। तब इन्होंने कहा था कि मेरे शासनकाल के दौरान जो भी त्योहार होगा, जो भी उत्सव होगा, वो कितने दिन चलेगा, 21 दिन चलेगा, ठीक है, 21 दिन चलेगा। तो इनके शासनकाल के सारे उत्सव जो थे वो 21 दिन तक बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। अब देखिए इन्होंने और क्या किया, इन्होंने और क्या किया, एकता व्यवस्था जो होती है, आप लोगों ने एकता व्यवस्था के बारे में सुना होगा कि जब कोई सैनिक राजा के यहाँ काम करता है या अपनी कोई सेवा देता है तो उसको एक वेतन के बदले एक निश्चित जमीन दे दी जाती है कि तुम इस जो जमीन है उसका इस्तेमाल करो और जब तक ये जमीन तुम्हारे पास रहती है तब तक हमारी क्या करो, सेवा करो। लेकिन फिरोज ने क्या किया था, सैनिकों को अपने पक्ष में करने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए इस एकता व्यवस्था को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया, ठीक है। यानी कि जो एकता होती थी कि किसी के पिता के पास है तो फिर वो उसके बेटे के पास रहेगी, फिर वो उसके बेटे के पास रहेगी, यानी कि इसका एक वंशानुगत क्रम निर्धारित कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी का पिता सैनिक है या कोई काम करता है तो उसकी जगह पर भी कोई भी आ सकता है, या तो उसका बेटा आ जाएगा या उसका दास आ जाएगा, तो वो जिसको भेजना चाहे वो आ सकता है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसके समय पर कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ, ना ही इसके समय मंगोलों ने कोई आक्रमण किया, ना ही कोई ऐसा आक्रमण हुआ जिससे इसे इस लाचारी का सामना करना पड़ता, ठीक है। तो इसने इस व्यवस्था को क्या किया, वंशानुगत बना दिया। अब आगे देखिए, इसका शासनकाल जो है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या माना जाता है, युग माना जाता है। इसके समय पर कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता था, ठीक है। ये खुद बहुत सारे काम करवाने के लिए अपने ही सैनिकों को क्या देता था, पैसा देता था। जो गैर कानूनी कार्य होते थे वो काम करवाने के लिए क्या देता, पैसा देता था। यहाँ तक कि इसके सैनिक भी अपना काम करवाने के लिए बड़े अधिकारियों को पैसा देते थे। तो इन सारी व्यवस्था का इसको पता था, उससे ही अवगत था। कहते हैं कि इसके साथ जब कोई चलता था, कोई कारीगर होता था तो उससे भी पैसे लिए जाते थे। वो एक पट्टा रखता था कि देखो मैंने पैसे दिए हैं और मैं राजा के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार इसके शासनकाल के दौरान उभर के आता है। इसीलिए इसके शासनकाल को क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ा युग कहा जाता है इसकी शासन व्यवस्था को। अब देखिए इसने क्या किया था, अपने समर्थन में उलेमाओं को लेने के लिए, अपने समर्थन में मुस्लिम धर्मगुरुओं को लेने के लिए, क्योंकि ये जानता था कि जितने भी पहले के राजाओं के विरुद्ध विद्रोह हुए हैं या उनकी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उसमें अमीर लोग और उलेमाओं का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसीलिए उनको ये क्या करता था, हमेशा खुश रखने के लिए उनके जो पद थे उनको भी वंशानुगत कर दिया कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे अगले पद का दावेदार होगा, हम अपनी ओर से किसी को नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये कहा करता था कि जब अल्लाह ही है वो किसी बंदे से उसका रोजी रोटी नहीं छीनता तो फिर मैं कौन होता हूँ, ठीक है, छीनने वाला। तो ऐसी इसकी विचारधारा थी। इसलिए ये वंशानुगत क्रम का क्या करता है, समर्थन करता है, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने जो दास प्रथा होती है, ठीक है, जो दास प्रथा होती है उसमें थोड़ी क्या दी थी, ढील दी थी, ठीक है। थोड़े उसने जो नियम है उनको थोड़ा क्या किया, नरम बना दिया। ये भी तुमको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया था, इसने एक मदरा जानते दारू को, ठीक है। इसने क्या किया था, एक मदरा विभाग का भी क्या किया, गठन किया था। क्या किया था, गठन किया था। और इसने क्या किया, संगीत को क्या दिया, संरक्षण दिया, ठीक है।
संगीत को क्या दिया, संरक्षण प्रदान किया था। इसके शासनकाल में कोई युद्ध तो हुआ नहीं इतना बड़ा, ना कोई विदेशी बड़ा आक्रमण हुआ था, ठीक है। इसलिए इसके पास पैसे की प्रचुर मात्रा में इसके पास क्या था, पैसा था, काफी पैसा था। इसीलिए इसने उसके लिए भी क्या किया, एक अलग विभाग बनाया और वो विभाग इसके पैसों की देखरेख के बारे में पूरी जानकारी इसको देता था, ठीक है। तो इसीलिए फिरोज तुगलक जो है वो अपने शासनकाल में आराम से क्या करता है, जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए इसके अलावा ये क्या था, रूढ़िवादी था, यानी कि कोई भी कार्य होगा उसको करने से पहले ये जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे उनसे सलाह जरूर लेता था, ठीक है। चाहे वो किसी भी बारे में हो, किसी की भी मदद करनी हो तो पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं से सलाह लेता था, क्या ये करना उचित है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो दृष्टिकोण था वो एक क्या था, रूढ़िवादी दृष्टिकोण था। अपने मन से अगर किसी की मदद की जाए तो ये नहीं करता था अक्सर करके। अब देखिए आगे, इसमें जो संत होते हैं, ठीक है, जो संत होते हैं तो संतों की मजाक पर, ठीक है, संतों की मजाक पर स्त्रियों के जाने पर क्या लगा दी, स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी। स्त्रियों के जाने पर क्या लगा दी, स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी इसने कि कोई भी महिला किसी भी संत की मजार पर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, ताकि वहां पर जो भी पुरुष है वो या उसकी नियत में, उसकी दृष्टि में किसी भी महिला के प्रति कोई खोट पैदा ना हो, कोई बुराई पैदा ना हो, ठीक है। ऐसा क्या था, इसका मानना था। अब ये इसका डिसीजन जो था उस समय सभी लोगों ने क्या किया, एक प्रकार से स्वीकार कर लिया। इसके बारे में किसी भी धर्मगुरु ने उस समय क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया, ठीक है। सबने बिल्कुल स्वीकार कर लिया। देखो महिलाओं की स्थिति उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि वो विरोध कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसने क्या किया, इसने राज्य के खर्च पर, किसके खर्च पर, इसने राज्य के खर्च पर हज जाने की व्यवस्था की। ठीक है, तो इसने क्या किया, ऐसे लोग जो हज नहीं जा पाते तो उन लोगों के लिए राज्य की ओर से हज जाने की क्या की व्यवस्था की। ये क्या करता था, राज्य की ओर से उन लोगों को क्या करता था, ऋण उपलब्ध करवाता था। क्या करता था, ऋण उपलब्ध करवाता था, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इसने क्या किया था, हिंदुओं को, ठीक है, हिंदुओं को पद और पैसा का लालच दिया। पद और किसका, पैसा का दिया, लालच दिया। तो हिंदुओं को क्या दिया, पद और पैसा का लालच दिया। यानी कि इसके शासनकाल में बताते हैं दूर दूर से लोग पैसा लेने के लिए, अपना धर्म चेंज करने के लिए, हिंदू से मुसलमान बनने के लिए आते थे, ठीक है। और उनको ये पैसा देता था, और अगर कोई सैनिक है तो उसको अपनी सेना में क्या करता था, महत्वपूर्ण पद देता था, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या करो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने संतों की मजाक पर जाने से क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अब देखिए इसने और क्या किया था, इसने और क्या किया था,
जो सुंदर भित्ति चित्र होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया, नष्ट करवा दिया, उनको नष्ट करवा दिया, ठीक है, उनको क्या किया, नष्ट करवा दिया। इसके अलावा इनसे जो पहले के जो शासक थे उनकी जो पंजिकाएं थी, उनकी जो उनके समय की जो लिखी हुई राज व्यवस्था के जो कागज थे उनको जलवा दिया, ठीक है। तो इन्होंने ऐतिहासिक पंजिकाओं को सार्वजनिक रूप से जलवा दिया, ठीक है। अब देखिए इसने आगे क्या किया, इसने एक कर लगाया, इसने क्या लगाया, एक कर लगाया, दलाल ए बारह जा रहा है, इसका अर्थ होता है क्रय विक्रय कर, ठीक है, समझ गए ना। इसने एक कर लगाया था, उसका का नाम क्या था, क्रय विक्रय कर, यानी कि आप लोग कोई भी चीज जो है वो क्रय करते हो, विक्रय करते हो, तो राज्य की ओर से इस प्रकार का जो कर है वो क्या किया जाएगा, वसूल किया जाएगा। तो इस प्रकार के कर जो कर था इन्होंने क्या किए, लगवा दिए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, 1200 से अधिक बागवान लगवाए, ठीक है, क्या लगवाए, बागवान लगवाए। कितने से अधिक, 12 से अधिक जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें क्या लगवा दिए, बागवान लगवा दिए, जिनमें तरह तरह के बाग थे, या फिर पूर्व जो शासक थे उनके समय पर जो बाग लगवाए गए थे उनको क्या किया, उन्हें निर्मित करवाया, ठीक है, जिनमें बहुत सारे जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाग थे, तो उनको भी बेकार हो गए थे, इसने ध्यान नहीं दिया, तो उनको भी इसने क्या किया था, उन्हें निर्मित करवाया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, इसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसने जो जजिया कर है, क्या है, जजिया कर है, देखिए इसने क्या किया था, जजिया कर को क्या किया, ब्राह्मणों पर भी लागू किया, ठीक है, जजिया कर को किस पर, ब्राह्मणों पर भी लागू किया। तो जजिया कर किस पर लागू किया, ब्राह्मणों पर भी लागू किया, यानी कि इससे पहले जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, इसलिए इन्होंने इस जजिया कर के दायरे में किनको भी ले लिया, ब्राह्मणों को भी ले लिया। उनसे कहा कि भाई तुम क्यों अछूते रहना चाहते हो, जब सारे लोग कर दे रहे हैं तो तुमसे कर क्यों ना वसूला जाए, ठीक है। अब आगे देखिए इनके शासनकाल में क्या होता है, जो संस्कृत की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनका अनुवाद कराया गया, किसमें कराया गया, फारसी भाषा में क्या कराया गया, अनुवाद कराया गया, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया, खालिद खानी के द्वारा क्या कराया जाता है, अनुवाद कराया जाता है। किसमें कराया जाता है, संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया गया था इनके शासनकाल में, ठीक है। तो याद रखना है, फिरोज तुगलक के शासनकाल के दौरान खालिद खानी जो होता है वो संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद करता है फारसी भाषा में। दूसरा महत्वपूर्ण जो है, इनके जो शासनकाल है उसको ग्रामीण समृद्धि और खुशहाली का काल कहा जाता है, ठीक है। मैंने दो चीजें बताई हैं,
एक तो बताया था कि इनके शासनकाल को मध्यकालीन भारत के शासनकाल के सबसे भ्रष्टाचार के युग के रूप में जाना जाता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताइए कि इनका जो शासनकाल है वो ग्रामीण समृद्धि एवं क्या है खुशहाली के शासनकाल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखिए इसने नहरों का निर्माण कराया था। नहरों के निर्माण में इसका विशेष नाम है इतिहास में और विशेष पहचान भी है। ठीक है, अब देखिए इसने जो 4 नहरों का निर्माण कराया था उनमें से 2 महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक उलूग खानी नहर, ठीक है, और एक है रजबाई नहर। ठीक है, ये सतलज नदी पर क्या की गई थी, निर्मित की गई थी। अब देखिए इनमें से एक की जो लंबाई है वो 150 मील है और एक की जो लंबाई है वो कितनी है, 96 मील है। एक की 150 मील है और एक की कितनी है, 96 मील है। दोनों का याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया था, जो गरीब किसान थे जो अपने खेतों में नहरों से पैसे देकर सिंचाई नहीं कर सकते थे, उनके लिए इसने क्या किया था, 100 लाख टका का, इसमें यहाँ पे लिखना है टका, 100 लाख टका का पानी, यानी कि इतना पानी उनको निःशुल्क दिया जिसकी कीमत कितनी थी, 100 लाख टका की। ठीक है, ये याद रखना है। तो 100 लाख टका का पानी क्या किया था, निःशुल्क वितरण किया था। ये जानकारी जो है वो अपनी आत्मकथा में ये बताता है। अब देखिए इसने अपने शासनकाल के दौरान कितने बांधों का निर्माण कराया था, तो इसने अपने शासनकाल के दौरान 7 जो बांध हैं उनका क्या किया, निर्माण कराया था। ठीक है, काफी अच्छी जो किसानों के लिए नीतियां थी वो इसके द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा इसने 120 सराहों को क्या किया, निर्माण कराया। अब जैसे ही सराह शब्द आया तो आपके मन में आ गया ये क्या चीज है, तो जितने भी यात्री आते थे, क्या आते थे, जितने भी यात्री आते थे तो उनके रहने के लिए निःशुल्क रहने के लिए सराहों का क्या किया गया, निर्माण कराया गया। कोई भी यात्री आता है तो वहाँ रुक सकता है, वहाँ भोजन कर सकता है। ठीक है, तो 120 सराहों का क्या कराया गया, निर्माण कराया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसके प्रारंभिक चरण था। इसके बाद जो हम नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।